हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सरकारी कैफ़े के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज मैं फिर से विशु कुमार लेकर के आ चुका हूं आपके एसएससी जीडी 2022 एग्जामिनेशन के लिए जीके और जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं टोटल 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और सारे के सारे जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको भी इनमें से कोई क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप देते चलिएगा सभी का आंसर, और मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपने टोटल 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब की गई थी? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश? तो देखिए ऑप्शन है 1885, 95, 65 या फिर 90। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसके स्थापना किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना जो है वो एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि कह रहा है निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग में पड़ती है? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड, उत्तर ऐतिहासिक काल यानी कि पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, या फिर आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो जो हमारा सिंधु सभ्यता है वो किस युग में यानी कि किस एरा के अंतर्गत मतलब वो आता था? तो इसका सही आंसर बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत जो हमारा सिंधु सभ्यता आता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम जो है इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम टीचर्स टू कंट्रोल द सेंसेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? ऑप्शन में आप सभी को दिखा देता हूँ। ऑप्शन है आप सभी के सामने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम। तो चारों में से कौन सा आंसर सही है, इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है वो हम लोग को जो शिक्षा देता है किसकी? तो इंद्रियों का संयम बनाए रखने के लिए और बौद्धिक विकास करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम। चलिए याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है? जो भी हमारा मूल अधिकार है, आप सभी को शायद पता होगा कितने मूल अधिकार है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो पूछा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 7 में? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 7 में जो है जो भी संविधान के मूल अधिकार है उसका वर्णन किया गया है। फंडामेंटल जो राइट्स है उसको डिस्क्राइब किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो पार्ट 7 याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी शानदार सेशन मैं इसी तरीके से आगे भी लाने वाला हूँ। तो अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की संसार का सबसे बड़ा फूल यानी कि लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने कमल, रेफ्लिशिया, कैक्टस या फिर रजनीगंधा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, रेफ्लिशिया जो है वो संसार का सबसे बड़ा फूल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? यानी कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज कॉल्ड लाख बख्श बिकॉज ऑफ हिज जनरसिटी? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श पुकारा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन यानी कि नेशनल इनकम का जो कंपाइलेशन है वो कौन करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए काफ़ी सारे बच्चे जो है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे, तो देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर बोला है कि राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय बोलेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? यानी कि जो बैट्स होते हैं वो किसके कारण जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं, रीजन बताना है। तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कि वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, क्या ये कारण है? नेक्स्ट है हमारा कि उनकी टांग जो है कमज़ोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है उससे। थर्ड है कि वे रोशनी को कौंध उत्पन्न करते हैं, तो ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ऑप्शन नंबर 4 है कि वे प्रस्रव्य ध्वनि तरंगों का उत्पन्न करने हैं। ठीक है, मतलब कि जो साउंड वेव होता है वो उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से जो है वो रात में उड़ पाते हैं। ठीक है, तो यही आपका मेन कारण है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वो जो है प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, जिसके कारण वे रात में उड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वनाच्छादित है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जंगलों से घिरा हुआ कौन सा वो, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पर ऐसा क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने गुयान, जापान, इंडोनेशिया या फिर सूरीनाम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम जो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो संसार में जितना भी मतलब भूमि है तो उसका सबसे अधिक प्रतिशत जो है वो वनाच्छादित है, यानी कि फॉरेस्ट से कवर्ड है। चलिए आई होप कि सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सभी के सभी, क्योंकि मैं ऐसे ही जो है रेगुलर लेक्चर लाता रहूँगा जब तक कि आपका एसएससी जीडी का काम तमाम ना हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना जो है किस देश से ली गई है, यानी कि फ्रॉम विच कंट्री वॉज द फेडरल सिस्टम। जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन आप सभी के सामने यूएसए, यूके, उसके बाद एक कनाडा या फिर स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो जो हमारा संघीय व्यवस्था है किसके द्वारा लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि स्विट्जरलैंड से लिया गया है जो भी संघीय व्यवस्था। अब देखिए संघीय व्यवस्था क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो संघीय व्यवस्था जो होता है उसमें जो आपका पूरा जो शक्ति होता है, ठीक है, वो केंद्र सरकार में निहित नहीं रहता है। ठीक है, मतलब कि वो आपका केंद्र सरकार के पास भी होता है, राज्य सरकार के पास भी होता है, और जो उसके नीचे जो आते हैं उनके पास भी शक्ति का बंटवारा किया जाता है, ताकि शासन व्यवस्था जो है एक अच्छे ढंग से चल सके। ठीक है, तो वही संघीय व्यवस्था होती है जिसको हम लोगों ने कॉपी किया है कहाँ से, तो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वहाँ से कॉपी किया। आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वो कई सारे देशों का मतलब कॉपी करके बनाया गया है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड से ये कॉपी किया गया संघीय व्यवस्था, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11, तो गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस के जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने, हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, या फिर अदाह होती है, या फिर अधिक अस्थायी होती है। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का उपयोग क्यों किया जाता है वो हमें बताना है गैस के गुब्बारे में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि अधिक जो है वो अस्थायी होता है, यानी कि स्थिर होती है, जिसके कारण से जो हमारा हीलियम गैस है उसका हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस की जगह पर। ठीक है, तो अधिक अस्थायी होती है हीलियम गैस हाइड्रोजन गैस की अपेक्षा, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। आई होप दोस्तों कि आप लोग भी अपना आंसर लगा रहे होंगे, और आप वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा मुझे कि कौन सा जो है आपको कितने, मतलब 25 क्वेश्चन में बताऊंगा, तो 25 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए हैं वो मुझे बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तो सबसे पहले आपका नाम बताऊंगा कि हाँ इन्होंने जो है 25 में 25 या फिर जो भी आपने मारा है, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ वहाँ पर शेयर कर दूँगा। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, यानी कि इज़ द गैस यूज टू आर्टिफिशियली कुक फ्रूट्स। ठीक है, यानी कि जो फल हैं तो उनको पकाने के लिए कौन सा वो आर्टिफिशियली गैस का यूज़ किया जाता है, तो हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन है एसिटिलीन, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब एसएससी का इतना मनपसंद क्वेश्चन है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। एसिटिलीन जो गैस होता है वो फलों को पकाने के लिए एक हमारा आर्टिफिशियल गैस है। ठीक है, तो एसिटिलीन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सेशन आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो ऐसे ही बस लाइक करते रहिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 बाघा कॉरिडोर, यानी कि जो 3 बाघा कॉरिडोर है वो किसको जोड़ता है। तो ऑप्शन है भारत पाकिस्तान को, भारत चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, या फिर बांग्लादेश और भारत को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बांग्लादेश और भारत को जोड़ा जाता है 3 बाघा कॉरिडोर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलिट्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलिट्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, यानी कि जो पुलिट्जर अवार्ड होता है, ठीक है, पुलिट्जर जो प्राइज होता है वो किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साहित्य और पत्रकारिता, यानी कि लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, या फिर पर्यावाची अध्ययन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो साहित्य और पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसमें जो भी अच्छे करते हैं तो उनको जो है पुलिट्जर अवार्ड या पुलिट्जर प्राइज जो है दिया जाता है। तो लिटरेचर एंड जर्नलिज्म का जो सेक्शन होता है उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने किया था। जो चित्तौड़ में विजय स्तंभ है उसका जो है निर्माण किसने करवाया था। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास कि महाराणा प्रताप ने करवाया है, राणा संग्राम सिंह ने करवाया है, या फिर ऑप्शन सी है हमारे पास राणा कुंभा ने कराया है, या फिर राणा रतन सिंह ने किया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभा ने जो है वो विजयगढ़ में जो मतलब जो यहाँ पर चित्तौड़ में विजय स्तंभ है उसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या होता है कंप्यूटर में, वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड, फाइल, बीट या फिर बाइट। तो देखिए दो ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बिट और बाइट में, लेकिन सबसे छोटा जो होता है वो हम लोग का होता है बिट। ठीक है, बिट जो है वो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो याद रखिएगा बिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो कि भारत की तट रेखा यानी कि भारत का जो कोस्टल लाइन है वो कितना है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है 5500, 6500, 7500, 8400। तो देखिए अगर यहाँ पर सिर्फ बोलेगा कि भारत की कुल तटीय रेखा यानी कि संपूर्ण तटीय रेखा अगर पूछेगा तो वो हम लोग का हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर सिर्फ 7500 है तो आप 7500 भी मार सकते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो मुख्य तटीय रेखा पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य पूछेगा तो 6100, अगर टोटल पूछेगा तो 7516 या फिर 7500 भी रहेगा ऑप्शन में तो आप मार सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7500 किलोमीटर है भारत की तट रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जो कि जवाहर टनल है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जो जवाहर टनल है वो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जम्मू और कश्मीर में जो है जवाहर सुरंग स्थित है, जो कि हमारा सबसे बड़ा सुरंग है। ठीक है, जो इंडिया का सबसे बड़ा सुरंग है जवाहर सुरंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रग्रहण होता है तब क्या होता है, यानी कि अ लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, कब होता है चंद्रग्रहण वो हमें बताना है। तो सिंपली अगर आपको डिफिनेशन इसका मालूम होगा तो इसका जो आंसर आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सीधे में आ जाता है, सेकंड ऑप्शन है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है। ठीक है, और इसके बीच में अगर पृथ्वी आ जाता है तब जो है यहाँ पर देखिए ऐसे मतलब प्रकाश जाता है सूर्य का, तो कुछ भाग जो है चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, और ये जो नहीं दिखाई देता हमें इसी को हम लोग कहते हैं कि चंद्रग्रहण हुआ है। ठीक है, तो यही कारण है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब जो है हमारा लूनर इक्लिप्स होता है, यानी कि चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको मेथड भी समझा दिया कैसे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, और डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन। ऑप्शन है बेरी, डायबिटीज़, कैंसर या फिर एनीमिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डायबिटीज़ जो होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, जिसे हिंदी में मधुमेह रोग की भी कहा जाता है। ठीक है, मधुमेह आपने सुना होगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या फिर डायबिटीज़ रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है 25%, 35%, 21% या फिर 10%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थर्ड हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 21%। बोलेगा कि नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन जो है 78% होता है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मतलब ये जो है रिपीट भी होता है क्वेश्चन, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 21% जो होता है वायुमंडल में हमारा ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन 78 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है कौन है, यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया वाइनस फ्रीडम। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मौलाना आज़ाद। इनका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, यानी कि अब्दुल कलाम के द्वारा जो है ये लिखा गया है हम लोग का इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है। तो आप देखिए ये जो है आपका डेटा जो है चेंज होते रहता है। ठीक है, क्योंकि कभी कोई सिटी टॉप पर रहता है, कभी कोई सिटी टॉप पर रहता है। अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है दिल्ली जो है अभी सबसे अधिक जो है पॉल्यूटेड शहर के नाम में आता है। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, तो अभी वर्तमान में दिल्ली है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन सारा गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए। अभी वर्तमान का पूछेगा, जब भी पूछेगा तो वर्तमान का ही पूछेगा। ठीक है, तो दिल्ली इसका आंसर याद रखिएगा, अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर है।
नेक्स्ट है श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कि यानी कि लेबर डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 1 मई, 4 मई, 8 मई या फिर 9 मई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मई को जो है हमारा लेबर डे मनाया जाता है, यानी कि श्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अमीर खुसरो का नाम जो है वो किससे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है सितार के आविष्कार से, सरोद के आविष्कार से, तबला के आविष्कार से या फिर शहनाई के आविष्कार से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सितार के आविष्कार से जो है अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यह था दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस और जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है वो। तो आई होप दोस्तों कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है। और रेगुलर मैं ऐसे ही वीडियोस में लाऊंगा, तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो विथ आंसर मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा, और टाइम टू टाइम आप जो है रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जीके जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप पूरा याद नहीं कर सकते। इसलिए आप ऐसा स्ट्रेटजी बनाओ कि मैं कम से कम 50 जो है जीके जीएस के क्वेश्चन जो है मैं रोज़ पढ़ूंगा। ठीक है, 100 ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, लेकिन 2 से 3 बार मैं याद करूँगा। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रैटेजी लेकर के चलना है, तभी आपका जीके जीएस में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बाकी मैं ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे तरफ से बनेगा, मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब बाकी आपका मतलब सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है मुझे, जो कि हमें एक लाइक बटन और शेयर बटन से होता है। तो आप लोग आई होप कि करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।